प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। ज्योतिष में हमारा सूक्ष्म ज्योतिष विषय चल रहा है। सूक्ष्म ज्योतिष के अधीन विवाह काल के दौरान युवक तथा युवतियों के गुण मिलान करने के उपरांत जो आवश्यक इकाइयां हैं उन्हें देखने के प्रति हमें जो सचेतता है वो आवश्यक है। अन्यथा जैसे तैसे यदि विवाह को जोड़ दिया जाए, जैसा कि समाज में देखा जा रहा है कि जैसे तैसे विवाह हो जाए, विवाह के बगैर युवक तथा युवती रह न जाए, इस उद्देश्य से मात्र अपनी संतुष्टि हेतु पंडित जी से गुण मिलान तो करा लिया जाता है। और पंडित जी जब ये कह देते हैं कि 18 से ज़्यादा गुण मिल गए हैं, अर्थात 22, 26, 24, 28 जितने भी उत्तम शादी है आप कर लीजिए। और गार्जियंस सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि विवाह हेतु युवक तथा युवतियों का चुनाव तो वो पहले ही कर चुके होते हैं, जैसा कि विवाह समाज में देखा जा रहा है। तदुपरांत वो अपनी संतुष्टि मात्र के लिए पंडित जी के पास जाते हैं। अधिकतम ऐसा है समाज में। और बस ये चाहते हैं पंडित जी जैसे तैसे ये कह दें कि हाँ उत्तम गुण मिल गए, बस फिर आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं समझते। और विवाह हो जाने के उपरांत जो संकट उठाने पड़ते हैं वो समाज में सबके दृष्टि में आते हैं। त्रुटि मात्र इतनी रह जाती है कि जो और इकाइयाँ मिलानी होती हैं, कंसिडर करनी होती है विवाह हेतु, उनकी कुंडली के अधीन, युवक तथा युवतियों की कुंडली के अधीन उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और अंततः सिर्फ एक ही बात सम्मुख आती है गुजरते काल में, वो है प्रायश्चित, पछताना। तब व्यक्ति पछताता है कि मैं थोड़ी सी धनराशि का लोभ न करके यदि किसी उत्तम ज्योतिषी के पास जाकर इनका मिलान करा लेता तो शायद ये समस्याएं ना आती। परंतु यदि हम लोग विवाह करने से पूर्व ही ऐसा कर लें, मात्र एक छोटी सी धनराशि का लोभ ना करें, थोड़ा कुछ खर्च हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र बहुत छोटी सी धनराशि अगर खर्च हो भी जाए किसी ज्योतिषी के पास जाकर के, इन बातों को सुलझा लेने के लिए तो उत्तम ही रहता है। इस विषय में मैंने पिछले 2 या 3 लेक्चर्स में कुछ बातें कही थी। आज मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। पहले आयु से संबंधित अनुमान के विषय में मैंने बात की थी कि किन शर्तों पर दीर्घायु, किन शर्तों पर मध्यम आयु और किन शर्तों पर अल्पायु का अनुमान लगता है। मध्यम आयु तक की बात हो चुकी थी। आज हम चलते हैं अल्पायु। ज्योतिष में ऐसा कहा गया है, यदि युवक अथवा युवती की कुंडलियों में, लग्न कुंडलियों में यदि लग्नेश और अष्टमेश दोनों स्थिर राशि में हो, स्थिर राशि होती है 2, 5, 8, 11, 2 वृष, 5 सिंह, 8 वृश्चिक और 11 कुंभ,
इनमें से किसी में लग्नेश हो और इन्हीं में से किसी में अष्टमेश हो, अथवा दोनों में से कोई एक चर राशि में हो और दूसरा द्विस्वभाव राशि में हो। चर राशि 1, 4, 7, 10 और द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9, 12। ये सम्मुख लिखी भी है, नहीं हमने उनको रिमूव कर दिया है जगह के अभाव के कारण, लेकिन मैंने मौखिक बता दी और पिछले अध्याय में हमने उनको लिखकर भी यहाँ चिपकाया हुआ था। यदि ये स्थिति हो तो व्यक्ति अल्पायु कहा गया है। अल्पायु का की कोई सीमा नहीं, 0 से ऊपर कितनी भी हो सकती है। सामान्यतः कहा गया है कि ये 25 से 32 के बीच अनुमानित है। इसके साथ भी ये 2 शर्त होने के बाद भी चंद्रमा की स्थिति और लग्न की स्थिति और स्पष्ट होनी चाहिए। यदि चंद्रमा भी पीड़ित हो और लग्न भी पीड़ित हो तो आयु और नीचे को सरक जाती है, अल्प में भी अल्पतम की तरफ चली जाती है। ये शर्तें हैं। सम्मुख बनी एक कुंडली में उदाहरण स्वरूप मैंने लिया है। देखिए, ये कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन का स्वामी शनि 10 नंबर राशि में है। ये मकर राशि है। लग्नेश 10 नंबर राशि में 1, 4, 7, 10 4 राशियां, और अष्टमेश बुध ये 4 नंबर राशि में है, कर्क राशि में। 1, 4, 7, 10 एक 4 राशि में हो गया और दूसरा भी 4 राशि में हो गया। 1, 4, 7, 10 ये दोनों दीर्घायु में चले गए, दोनों चर में हैं। परंतु देखिए, जो लग्नेश है वो वक्री है, शत्रु के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में पीड़ित हो गया। पहले वक्री, उसकी गति विपरीत दिशा में, दूसरे शत्रु के नक्षत्र में पीड़ा में हो गया, इसलिए आयु कम हो गई। इस प्रकार से जितनी भी आयु होती है उसका अनुमान लगा लेते हैं। अब फिर अष्टमेश की स्थिति भी देख लें। अष्टमेश पीड़ित तो नहीं है। अष्टमेश बुध षष्ठम भाव में स्थित है। पीड़ा का भाव पीड़ा के भाव में ही है, शत्रु के नक्षत्र में है। ये पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और यहां शनि वक्री होकर इसको देखता है, तो इसका अपना ही नक्षत्र पाप प्रभाव में आ जाता है। और पाप प्रभावी नक्षत्र में बुध स्थित है, इसलिए बुध पीड़ा में आ जाता है। तो लग्नेश पीड़ा में आया और अष्टमेश भी पीड़ा में आया, इसलिए आयु दीर्घ ना रह करके मध्यम की तरफ आ गई। साथ में चंद्रमा देखिए, चंद्रमा जो आयु को कुछ स्तर तक डिसाइड करता है, वो रेवती नक्षत्र में, बुध का नक्षत्र और रेवती नक्षत्र मूला नक्षत्र होता है। मूला में भी तृतीय चरण, अति कठोर, इसलिए चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। लिहाजा ये आयु दीर्घ ना रह करके मध्यम में आ गई। इस प्रकार से हम आयु का अनुमान कर लेते हैं। अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि लड़का या लड़की में से कोई विष कन्या योग या चरित्रहीनता योग तो नहीं है।
इस स्थिति के लिए हम यह देखते हैं कि सप्तमेश सुखेश दोनों एक साथ तो नहीं है और पीड़ित तो नहीं है। यदि ऐसा है तो चरित्र प्रभावित हो जाता है। अथवा लड़की की कुंडली हो, षष्ठम भाव में बुध और शुक्र एक साथ हो जाएं, विष कन्या योग हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पुरुष की कुंडली हो, अष्टम भाव में शनि और चंद्रमा का योग हो जाए, चरित्रहीनता योग बन जाता है। सप्तमेश पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, चरित्र प्रभावित हो जाता है। ऐसी अनेक क्वालिटीज़ हैं जिन्हें सबको तो नहीं डिफाइन किया जा सकता इस स्तर पर। जैसे जैसे कुंडलियों का बखान आएगा मैं उन सबको डिफाइन करूँगा। सम्मुख मैंने एक कुंडली ली है, लड़की की कुंडली है। इसमें इस बात को मैं इस विषय को क्लियर करता हूँ। जैसे ये कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन में शतभिषा नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है। तो शरीर पर प्राण पर राहु हावी हो गया। ये कहा गया है ज्योतिष में कि यदि प्राण पर राहु हावी हो जाए तो शांति से जीवन नहीं गुजरता, कुछ ना कुछ अनर्थकारी घटित होता है। फिर यहां चंद्रमा द्वितीय भाव में मूला नक्षत्र में, इसलिए अशुद्धता आ गई चंद्रमा में। व्यक्ति का मन पीड़ित रहे, मालिन्य रहे, अस्थिर रहे। उसके बाद ये सुख भाव, फिर आगे आ जाए सूर्य, ख्याति का कारक, प्राण का कारक, क्योंकि पहला भाव सूर्य का होता है। ख्याति का कारक, ख्याति पीड़ित हो जाए। क्योंकि सूर्य भी राहु के नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र राहु का होता है। प्राण राहु, प्राण पर राहु, सूर्य राहु के नक्षत्र में कलंकित हो गया सूर्य, कलंक लगे। केतु इसके साथ हो गया, पीड़ा भी होगी सूर्य में। राहु के नक्षत्र में सूर्य और केतु के साथ। फिर आगे आइए बुध शनि के नक्षत्र में, शनि यहाँ खुद पीड़ित है। बुध भी, बुद्धि का कारक भी पीड़ित हो गया, बुद्धि सामान्य नहीं रही। गुरु आश्लेषा नक्षत्र, मूला नक्षत्र, मूला नक्षत्र में गुरु, इसलिए गुरु उत्तम नहीं रहा ताकि ज्ञान दे, सामान्य से न्यूट्रल हो गया, नीचे हो गया। सप्तम भाव, वहां शुक्र और मंगल एक साथ। जहां भी शुक्र ये चरित्र को प्रभावित करने वाला ग्रह, सेक्स रिलेटेड ग्रह, अपने भाव में, सप्तम भाव भी इसी का होता है, और शरीर जुड़ गया मंगल, सेक्स रिलेटेड एक्टिविटी और साथ में प्राण शरीर जुड़ जाए, यहाँ चरित्र तो प्रभावित होता है। व्यक्ति हर समय विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित रहता है। और यदि ये पीड़ित भी हो जाए, यहाँ राहु एकादश भाव में बैठ करके 7वीं दृष्टि, 8वीं, 9वीं दृष्टि से शुक्र और मंगल को प्रभावित करता है। इसलिए चरित्र को इसने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। और ये लड़की की कुंडली है, लड़की इसका शिकार हुई, गिरफ्त में आ गई विपरीत लिंगियों की। स्वेच्छा से आई, दबाव से आई, मन से आई, ये तो यही जाने, क्योंकि मेरे पास ये कुंडली दिखाने के लिए आई थी। मैंने इसकी स्टडी की तो तब उनसे पूछा कि भाई ये तो चलायमान मन की कुंडली है, कुछ अच्छी नहीं है। और बार बार विवाह विघटित हो, ऐसी स्थिति है। और ऐसा हुआ। बारात घर के लिए रवाना और लड़की घर से गायब।
ऐसी स्थिति हुई जैसा इसके गार्जियंस ने मुझे बताया। लड़की को तलाश के लाया गया, विवाह जबरदस्ती करा दिया गया, लेकिन विवाह के उपरांत फिर लड़की गायब। ये सब इसी का प्रभाव था कि ये प्राण अर्थात शरीर और लिंग जुड़ गए और पीड़ा होगी राहु से अस्थिर कर दिया। यही विषकन्या योग कहा गया है, जो कि ये पूछा गया कि कुंडली में विषकन्या योग तो नहीं है, ऐसे हम लोग पता करते हैं। और उत्तम रहे सभी लोग इसका ज्ञान कर लें, नहीं तो बाद में फिर ऐसे ही होता है जैसे इस कुंडली के स्वामित्व वाले बच्चे को हुआ। फिर लड़के की बात आती है। ये लड़की की कुंडली है, इसमें तो लड़के के क्वालिटीज डिफाइन नहीं किए जा सकते, परंतु यदि लड़के की कुंडली में सप्तमेश शरीर के मंगल के साथ जुड़ के अगर सुख भाव में जा बैठे, अथवा सुखेश सप्तमेश यहां जा बैठे और मंगल से जुड़ जाए, फिर रिपीट करता हूं, सप्तमेश सुखेश दोनों मिलकर के यहां जा बैठे मंगल से जुड़ जाए, अथवा यहां जा बैठे मंगल से जुड़ जाए, अथवा यहां जा बैठे मंगल से जुड़ जाए, तो व्यक्ति पूर्णतः चरित्रहीनता में लिप्त हो जाता है। वो 24 आवर उसके दिमाग में एक ही बात रहती है, विपरीत लिंग। तो ये हमें क्लियर कर लेना चाहिए, लड़के तथा लड़की की कुंडली में ऐसी स्थिति तो नहीं है। नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जो ऊपर लिखा है। आगे कोई तलाक योग तो नहीं बनता कैसे की कुंडली में। यदि सप्तमेश पीड़ित हो और उस पर राहु की या शनि की दृष्टि पड़ जाए, तलाक योग बन जाता है। यदि सप्तमेश राहु से युत होकर के षष्ठम में बैठ जाए, या तो विवाह नहीं होता, और विवाह हो जाए तो चलता नहीं, तलाक की स्थिति बन जाती है। यदि सप्तम भाव में राहु और शनि की युति हो जाए तो या तो विवाह होगा नहीं, होगा तो 40 साल से बाद की आयु में होगा, और फिर वो भी विघटित होने की स्थिति में आएगा ही आएगा। ये तो कुछ थोड़े से उदाहरण हैं, इसके अलावा और भी जब कुंडली आएंगी तो मैं उन्हें डिफाइन करूंगा। लड़के की कुंडली के लिए यदि लग्न में लड़के की कुंडली में लिए, ये तो लड़की की है, यदि राहु और शनि बैठ जाए और सम्मुख मंगल बैठ जाए और उसका विवाह करा दिया जाए तो 15 दिन चलेगा, ज्योतिष ऐसा कहती है। मैंने ऐसा देखा है कि लड़की विवाह के लिए गई और फिर लौट के दोबारा गई नहीं, ससुराल नहीं गई दोबारा। ऐसी कुंडलियां मेरे पास आती रही हैं कारण पूछने के लिए, उपाय पूछने के लिए। तो उपाय विवाह से पूर्व ही बनते हैं कि देवी स्तुति की जाए, कुछ दान किए जाए, कुछ हवन यज्ञ कराए जाए, तो शायद कुछ समाधान हो जाए। लेकिन विवाह हो जाने के उपरांत तो फिर कोई उपाय नहीं, क्योंकि जो हो चुका उसे कैसे लौटाया जाए। इस प्रकार इन चीज़ों का हमें ज्ञान कर लेना चाहिए, बुराई नहीं है। आज का पाठ पूर्ण होता है। यदि आपको ये लेक्चर भाए, उत्तम लगे, तो रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों को प्रोत्साहन मिले। इसके अलावा और कुछ नहीं, मात्र प्रोत्साहन मिलता है इससे। मैं तो क्योंकि शिक्षण जगत से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य तो सिर्फ अपने ज्ञान का लोगों तक पहुँचाना है, किसी हित में आ जाए। इसलिए प्रोत्साहन हेतु
मात्र लाइक और सब्सक्राइब मांगते हैं, बाकी आपकी इच्छा। प्रणाम।